देश प्रदेश में सबसे पहले बात असम की। असम में बीजेपी सरकार में साथ रही बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। बीपीएफ के अध्यक्ष हिलारी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी और बीजेपी में अब कोई दोस्ती नहीं रह गई है। कांग्रेस के साथ जाना बीपीएफ के लिए कोई नई बात भी नहीं है। वो पहले भी 2 बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 चुनावों में बीपीएफ जिस तरफ भी रही वहीं उसी गठबंधन की जीत हुई है। बीजेपी और बीपीएफ के रिश्ते बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के वक्त से बदलने लगे, जब बीजेपी ने 17 सीट जीतने वाली बीपीएफ की बजाय 12 सीट वाले यूपीपीएल यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को सहयोगी के तौर पर चुन लिया था। करीब 1 महीने पहले बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी साफ कर दिया था कि बीजेपी इस चुनाव में बीपीएफ के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और अब बात बंगाल की। बंगाल के चुनाव की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा और बढ़ा दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है कि बंगाल सिर्फ अपनी बेटी चाहता है और 2 मई के नतीजों के बाद आप मेरा पिछला ट्वीट याद रखिएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी दहाई के आंकड़े से भी आगे नहीं बढ़ सकेगी, यानी 3 डिजिट्स में नहीं पहुंचेगी, 100 के आंकड़े को नहीं छू सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद अहम है। आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट फ्रंट की रैली है। बीजेपी बनाम तृणमूल की लड़ाई के बीच लेफ्ट फ्रंट बंगाल में आज अपनी ताकत दिखाएगा। रैली को लेकर पार्टी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा है। लेफ्ट के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने एक बार फिर नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। जम्मू में जुटे नेताओं ने कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है और वो पार्टी को मजबूत करने के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस आधिकारिक रूप से इस तरह की बैठक पर बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी के भीतर के सवाल बाहर उठने से नहीं रोके जा सके हैं। देश के नेता अपनी ताकत दिखाने और कांग्रेस लीडरशिप को अपनी मांगे याद दिलाने के लिए जम्मू में असंतुष्ट नेता एक साथ जुटे। ये सभी नेता अनौपचारिक रूप से जाने जा रहे G23 का हिस्सा हैं। पिछले साल इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी में बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी थी। शनिवार को वो एनजीओ के एक कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद के साथ मंच पर पहुंचे। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत और हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। कांग्रेस ने इस मीटिंग से खुद को अलग कर लिया है। जो लोग गए हैं, जिन्होंने भाषण दिए हैं, जिन्होंने कहा है, जिनके ऊपर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते। बेशक राहुल गांधी की टीम के नेता कह रहे हों कि अब G23 सिमट कर G6 रह गया है, यानी सिर्फ 6 नेता अब इस तरह की बातें कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें भी मना लिया जाएगा। हालांकि इतना साफ है कि मुश्किलों से जूझ रही कांग्रेस के लिए पार्टी के अंदर भी परेशानी कम नहीं हो रही है। अरविंद कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात यूपी की सियासत की। संत रविदास जयंती के मौके पर प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची और उनकी मूर्ति के सामने मत्था टेका।
लंगर चखने के बाद लोगों को संबोधित भी किया। इस जयंती समारोह में बीजेपी और सपा ने भी शिरकत की। सुबह से ही इनके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहां पहुंचे। साफ है कि संत रविदास की जन्मस्थली अब चुनावी माहौल में तब्दील होती दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट देखिए। संत रविदास की जयंती पर वाराणसी के सीर गोवर्धन के मंदिर में मत्था टेकती ये प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका ने यहां अरदास की और फिर चल पड़ी उस पंडाल की तरफ जहां गुरु महाराज की संगत बैठी थी। प्रियंका यहां कई बार भक्तों के साथ जयकारा भी लगाया और भजन भी सुने। बाद में जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो संत के उपदेश से ही वर्तमान राजनीति पर कटाक्ष करती नजर आई। रविदास महाराज जी की जो ख्वाहिश थी कि आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। संत रविदास के जन्म स्थली पर पहुंचने वाली प्रियंका अकेली नहीं थी, बल्कि उनसे पहले बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी प्रधानमंत्री का संदेशा लेकर संत के दरबार में मत्था टेका। आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम चली है उसमें संत श्री की आशीर्वचन, संत श्री की कही गई विचार हमें प्रेरित करेगा। संत रविदास के भक्त तो बस निर्विकार भाव से आज दिन भर इन राजनीतिज्ञों की आवाजाही और उनकी राजनीतिक भक्ति का पैमाना देखते रहे, जो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने के बाद जमकर छलका। इनकी इस भक्ति को रविदास जी के असल भक्तों ने कुछ इस नजरिए से देखा। और ये लोग जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सिर्फ अपने एक वोट बैंक के चलते ही आते हैं यहाँ पे। पिछले साल और उससे पिछले साल भी आपने देखा, मोदी जी आए, योगी जी आए, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, पर हुआ क्या यहाँ पर? आज तक जो उन्होंने वादे किए हैं उनका 1% भी यहाँ कार्य नहीं हुआ। संत रविदास जयंती पर नेता उनके दरबार में मत्था टेकने आ रहे हैं तो उनके भक्त कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी राजनीति और वोट के लिए आ रहे हैं, जबकि नेता ये कहते हैं कि वो समता मूलक समाज के निर्माण के लिए आ रहे हैं। लेकिन आज से 600 साल पहले संत रविदास ने जो बात कही थी कि जात पात के रोग में उलझे रहे सब लोग, मानुषता के स्वाद में रविदास जात का रोग, वो आज भी नजर आता है। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि नेताओं की बात कितनी सच है। वाराणसी से सीर गोवर्धन से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तीन कृषि कानूनों के विरोध में कैथल के केलाराम गांव निवासी किसान वीरेंद्र कुंडू ने 1.5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। वीरेंद्र कुंडू के पास 3 एकड़ जमीन है। आधा एकड़ जमीन की फसल को खाने के लिए बचा लिया है। वीरेंद्र कुंडू का कहना है कि अगर सरकार का तेल 100 रुपए लीटर मिलेगा तो किसानों का दूध भी 100 रुपए लीटर ही बिकेगा। हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध लगातार जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसी दौरान बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंच गए। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सांसद को काले झंडे दिखाए। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि भगवान किसानों को सद्बुद्धि दे। हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए खाप पंचायतों ने यह फैसला लिया है। 1 मार्च से दूध के दाम अब 100 रुपए प्रति लीटर होंगे। खाप का कहना है कि भविष्य में पेट्रोल की कीमतों के बराबर ही अब दूध भी बेचा जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध विराम का समझौता हुआ है। सरहद के पास रहने वाले स्थानीय लोग शांति के लिए दुआ कर रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं कि अपने जख्मों के भरने का इंतजार। ये उड़ी एलओसी है जहां बंदूकें खामोश हो गई हैं।
इस एलओसी पर 2 दिन से युद्ध विराम उल्लंघन की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के ऐलान के बाद भी डार परिवार राहत महसूस नहीं कर रहा। गोलीबारी और तबाही के जख्म उनके लिए अब भी ताजा हैं। बालकोट गांव में डर का साया अब भी बरकरार है। कुछ ही महीनों पहले सीज फायर के उल्लंघन के दौरान यहां बशीर अहमद के घर पे एक मोटर गोला गिरा, जिसमें उसकी बीवी फारूका बेगम मारी गई। एक घर उजड़ गया, एक जिंदगी छीनी गई, ये बच्चे यतीम हो गए। उसके बाद उन्हें मालूम नहीं कि जिंदगी कैसे दोबारा शुरू की जाएगी। भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का तो ऐलान किया, लेकिन कोई यकीन नहीं है क्या कभी यहाँ बंदूकें बंद होंगी, अमन कायम होगा, ताकि इनके घर पे दोबारा शेल न गिरे। के ऊपर ये लकड़ी उतारने के लिए बस तभी ऊपर ही से गोला आया, तो कोई समझ नहीं आई इस गोले की क्या हुआ। तो वो वहीं मर गई जगह ही पर ऑन स्पॉट तजी जाए पे। अब भरोसा है कि ये इन्होंने रात को फैसला किया कि अब हम फेयर नहीं करेंगे, लेकिन फेयर चलेगा। ये मैं अपने खून से लेकर देता हूँ कि फेयर चलेगा, इनका फेयर कभी नहीं रुकता है। डार कहते हैं कि वो अमन के लिए दुआ करते हैं ताकि उनके बच्चे घर, जिंदगी या शरीर का कोई हिस्सा खो देने के डर के बिना जी सकें। पिछले साल 5000 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, जो 2003 के बाद से सबसे ज्यादा था। अपनी मां की दुखद मौत के बाद 16 साल की शाइस्ता को अपने 4 भाई बहनों के लिए मां की भूमिका में आना पड़ा। इसमें सबसे छोटी अलीजा बस 15 महीने की है। शाइस्ता भूल गई हैं कि मुस्कुराते कैसे हैं। यहाँ तक कि उसके 10वीं के नतीजे भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सके, जो शुक्रवार को ही जारी हुए हैं। मैं रखती हूँ इनका ख्याल भी और पढ़ाई भी करती हूँ, खाना शाना भी देती हूँ, उनको कपड़े भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत के बाद सीज फायर को लेकर नए ऐलान किए गए, जिसका जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने भी स्वागत किया है। उन्हें उम्मीद है कि बाकी मसलों का हल भी निकलेगा, लेकिन इस बीच स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अक्सर बॉर्डर के दोनों तरफ के गरीब लोग ही युद्ध जैसे हालातों की आग में जलते हैं। युद्ध विराम उल्लंघन होने पर दोनों तरफ के गरीब लोग ही पिसते हैं। हमारे दर्द को कोई नहीं समझता। बिन खुदा से फरियाद बोल। 2003 में जब युद्ध विराम का ऐलान किया गया तो कहा गया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति कायम रहेगी। भारत ने घुसपैठ रोकने के लिए एलओसी पर बाड़ भी लगाई, लेकिन पिछले 7 सालों में युद्ध विराम समझौते की धज्जियां उड़ा दी गईं और डार जैसे परिवार को युद्ध जैसे हालातों से जूझना पड़ा। उड़ी एलओसी से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों का राहत अभियान कार्य जारी है। अब झील के पास से ज्यादातर पत्थरों को हटा दिया गया है, जिस वजह से पिछले 7 दिनों में ऋषिगंगा में झील के पानी का स्तर 5 फीट कम हुआ है। अब पानी तेजी के साथ बह रहा है। 7 फरवरी को बाढ़ के बाद ये झील बन गई थी, जिसे पूरी घाटी के लिए खतरा माना जा रहा था। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में मौसम बदलने के बाद बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से 4 धाम यात्रा में खलल पड़ सकती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले साल 19 नवंबर को बंद हुए थे।